हेलो नमस्कार। न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप लोग अपनी बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं और हमें बेहतर से बेहतर करना है। उसके लिए हम लोग आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्र। और हर कंपटीशन एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। लेकिन सेल साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कोशिका चक्र से संबंधित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमें कैसे हल करना है, किस तरीके से हमें पूरे सिस्टम को लेके चलना है, उस सब पे हमारी बात होगी। आप कंटिन्यूटी जुड़े रहेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास में है क्या, डिवीजन का फॉर्म ही दिख रहा है आपके पास में, क्योंकि सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन दोनों ही एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जनरली अपन देखें डायग्रामेटिक फॉर्म में भी तो हमारे पास में कोशिका का डिवीजन का फॉर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है। लेकिन एक कोशिका से दो कोशिकाएं कैसे बनी, उनकी कौन कौन सी अवस्थाओं का रूप दिखाई दिया, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ी जाती है किसमें, कोशिका चक्र में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी कोशिका चक्र। अब है क्या कोशिका चक्र, उसको देखें। तो सबसे फर्स्ट है आपके पास में सेल साइकिल। हिंदी में क्या बोल देंगे बेटा जी, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र, चक्र मतलब क्या है, रोटेशन है, वही वापस घूम रहा है। तो कोशिका चक्र में क्या होने वाला है कि किसी भी कोशिका के जीवन काल में, यानी उसका जो पूरा संपूर्ण जीवन काल है, उनमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, उनमें कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं परिवर्तन को यहाँ पे क्या बोल देंगे, कोशिका चक्र, सेल साइकिल। क्या बोला मैंने, कि विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति है, या जो घटनाएं संपन्न हो रही है उन्हीं घटनाओं को यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, कोशिका चक्र। अगर मैं इस कोशिका चक्र के लिए बात करूं तो कोशिका चक्र के लिए हर कोशिका का साइकिल क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे ह्यूमन सेल यानी कि मानव कोशिका के लिए अगर बात करूं तो मानव कोशिका का मेनली जो जीवन काल का फॉर्म रहता है, यहाँ पे कोशिका चक्र का जो समय काल रहता है वो रहता है 24 घंटे। इसके अलावा अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करूं आपके लिए, तो वो है हमारे पास में ई कोलाई। और ई कोलाई के लिए जब भी हम लोग बात करेंगे तो इनका जो जीवन काल का टाइम पीरियड रहेगा वो बिल्कुल छोटा सा रहेगा, 20 मिनट का समय काल रहने वाला है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन के फॉर्म में जिन पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास में ईस्ट। क्या है बेटा जी, ईस्ट। और ईस्ट भी कौन सा, एक कोशिकीय, नाम याद रखना है, सैक्रोमाइसिस। क्या नाम है, सैक्रोमाइसिस। और सैक्रोमाइसिस के लिए अगर मैं जीवन काल की बात करूं तो वहां पे इनका जो जीवन काल होगा मेनली 90 मिनट का। 90 मिनट का मतलब क्या हो गया आपके पास में, 1 घंटा 30 मिनट है, तो उनके पोर्शन के लिए रहेगा। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि किसी भी कोशिका के लिए जीवन चक्र के फॉर्म में या कोशिका चक्र की बात करेंगे तो उनका समय काल क्या होगा, सबका अलग अलग रहेगा। अब इस कोशिका चक्र में होने वाला क्या है, तो इस कोशिका चक्र में विभिन्न प्रकार की क्या होने वाली है, घटनाएं। वो घटनाएं कहाँ होने वाली है, कोशिका में। और हमें पता है कि अगर किसी भी कोशिका की बात करें तो उन कोशिका में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके अंदर पाया जाने वाला तरल, उस तरल को क्या बोलते हैं हमारे पास में, कोशिका द्रव्य। और इसके अलावा हमारे पास में कौन है बेटा जी, जीनोम। जीनोम में क्या हो गया, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है मतलब वो क्या होगा आपके पास में, डीएनए एंड आरएनए। मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या लिख सकते हैं इसको हम, आनुवांशिक, बोलो, आनुवांशिक पदार्थ। और यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य है, तो हमें पता है किसी भी सेल के अंदर जो तरलीय भाग है, उस तरलीय भाग के कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और वो कोशिकांग क्या हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हो गया, गोल्जी काय, अंतः प्रदही जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक काय, रिक्तिका, ये सारे के सारे क्या है, कोशिकांग। और वो सारे कोशिकांग कहाँ उपस्थित होते हैं बेटा जी, कोशिका द्रव्य में। कौन उपस्थित होते हैं यहाँ पे, कोशिकांग।
तो जब भी कोशिका चक्र का फॉर्म होगा तो यहाँ पे जीनोम और मेनली जो कोशिकांग के फॉर्म होते हैं उन सब का क्या होता है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, द्विगुणन। क्या होगा बेटा, द्विगुणन। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये द्विगुणन क्यों हो रहा है, क्योंकि सामान्यतः अगर बेटा हम बात करें कि हमारे पास में एक जनरल कोशिका, एक ही कोशिका है, अगर मैं एक कोशिका के लिए बात करूं तो मुझे पता है कि एक कोशिका होगी तो उसके अंदर केंद्रक भी उपस्थित होगा, उनका कोशिका द्रव्य भी होगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या हो गया, हरित लवक। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो और कौन होगा आपके पास में, गोल्जी का होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या होगा, अंतःप्रदही जालिका। इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे उपस्थित है, जैसे हमने कह दिया राइबोसोम, और भी हमारे पास में जैसे लाइसोसोम। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे रिक्तिका, और भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या हो सकता है, तारक काय, है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग रूप है जो आपके पास में उपस्थित है। तो जब भी कोशिका विभाजित होगी, यानी कि कोशिका 1 से 2 होगी, तो दूसरी वाली कोशिका में भी तो जरूरत होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिएगा, क्लोरोप्लास्ट भी चलेगा, गोल्जी बॉडी भी, यानी कोशिकांग डबल होंगे तभी तो दोनों कोशिकाओं के अंदर जा पाएंगे। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास में कोशिका चक्र चलेगा तो कोशिका चक्र के बाद में कोशिका विभाजित होगी, सेल डिवीजन होगा, तो उनमें डुप्लीकेशन, द्विगुणन होना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में जो कोशिकांग और जो आनुवंशिक पदार्थ है उनका क्या होने वाला है, द्विगुणन होने वाला है, वो डबल होने वाले हैं। अब ये प्रोसेस चलेगा कैसे, तो उसके लिए एक छोटे से हम एग्जाम्पल का फॉर्म लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लूं कि मेरे पास में एक कोशिका है, ठीक है। अगर ये कोशिका है तो ये भी पता होगा कि यहाँ पे बीच में कौन उपस्थित होगा, आपके पास में केंद्रक उपस्थित होगा। अब इस कोशिका जो फर्स्ट में बनी है ये हमारे पास में अभी मैच्योर नहीं है, यानी कि परिपक्व नहीं है। तो इस कोशिका को मैं अभी क्या बोल सकता हूँ, ये कैसी कोशिका है, अपरिपक्व। क्या बोलेंगे, अपरिपक्व कोशिका। जब अपरिपक्व कोशिका के अंदर क्या होगी बेटा, वृद्धि। और जब अपरिपक्व कोशिका में वृद्धि होगी तो कोशिका के आकार में भी क्या होने वाली है, वृद्धि। और कोशिका के आकार में वृद्धि होगी और साथ ही साथ में वृद्धि का फॉर्म और किस में दिख जाएगा, केंद्रक के लिए। अब ये कोशिका होगी, इनको बोला जाएगा परिपक्व कोशिका, मैच्योर सेल, परिपक्व कोशिका होगी। और इसी परिपक्व कोशिका के द्वारा क्या होने वाला है, विभाजन। और विभाजन के द्वारा कितनी कोशिका बनेगी, 1 से 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा जी, विभाजन। और जब भी हम विभाजन की बात करते हैं तो हमारे पास में 2 प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं, एक तो समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन सर आप कहेंगे सर एक और भी तो विभाजन होता है, असूत्री विभाजन। बिल्कुल होता है असूत्री विभाजन, लेकिन वो किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब प्रिमिटिव सेल में। लेकिन कोशिका चक्र है वो मुख्य रूप में किस में चलता है, यूकैरियोटिक कोशिका में, जो एडवांस कोशिका है। इसका मतलब जब भी मुझे विभाजन की बात करनी है तो यहाँ पे यूकैरियोटिक में विभाजन कौन सा होगा बेटा, एक तो होगा समसूत्री विभाजन और दूसरा कौन सा होगा आपके पास में, अर्धसूत्री विभाजन। और इस विभाजन के द्वारा ही हमारे पास में एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी, आपके लिए 2 कोशिकाओं का रूप प्रदर्शित हो जाएगा। यही हुआ। ये कह सकते हैं भाई छोटी कोशिका है, जनरली क्या बोल सकते हैं, बाबू है, बाबू बिकम क्या बना देगा, बाबू भाई। यानी एक छोटी कोशिका है वो क्या हो गई, बड़ी कोशिका के फॉर्म में आ गई। तो छोटी से बड़ी होने के फॉर्म में उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। और इसी वृद्धि को बोला जाता है इंटरफेज। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटरफेज, यानी कि अंतरावस्था। क्या बोलने वाले हैं, अंतरावस्था। और अंतरावस्था में अपरिपक्व कोशिका किस में बदल जाती है, परिपक्व कोशिका में। और वही परिपक्व कोशिका जब विभाजित होगी तो क्या बना देगी, आपके पास में 2 पुत्री कोशिकाएं बना देगी। क्या बना देगी, पुत्री कोशिका।
तो यहाँ पे हमारे पास में जो अपरिपक्व कोशिका है और वो पुत्री कोशिका में बदल गई है, तो यहाँ तक का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन चल रहा है उसी टाइम ड्यूरेशन को हमारे पास में यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं हम? सेल साइकिल। क्या बोलने वाले हैं? सेल साइकिल, यानी कि कोशिका, बोलो, कोशिका चक्र। इसका मतलब कोशिका चक्र में मुझे दो चीजें ही दिखाई दे रही है, एक तो कोशिका की क्या हो रही है? वृद्धि, और एक क्या हो रहा है? कोशिका का विभाजन। इसका मतलब सेल साइकिल, कोशिका चक्र के दो इंपॉर्टेंट फेज आ जाएगा, एक को बोला जाएगा इंटरफेज और विभाजन है, इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे? डिवीजन फेज। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? डिवीजन फेज। क्या बोलने वाला है? डिवीजन फेज। और इसी डिवीजन फेज को मेनली हमारे पास में और क्या बोला जा सकता है? एम फेज। क्या बोलेंगे? एम फेज। एम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में समसूत्री और अर्धसूत्री यानी कि माइटोसिस और ये क्या है? मियोसिस, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया? एम फेज। क्लियर है? लेकिन अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये एम फेज क्या है और मेनली हमारे पास में इंटरफेज यानी अंतरावस्था क्या है, इन दोनों में किस प्रकार से हम अंतर निकाल सकते हैं, उन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखें एक बार, क्या है आपके पास में इंटरफेज और क्या है आपके पास में डिवीजन फेज, अंतरावस्था और मेनली विभाजन अवस्था। इसको देखने के लिए हम देखें एक बार बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरफेज के फॉर्म में, ये रहा हमारे पास में इंटरफेज, यानी मोस्ट ऑफ द जो पार्ट हमें खाली स्पेस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है? इंटरफेज। इंटरफेज है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में बेटा? अंतरावस्था। ठीक है। और दूसरा जो हमें दिखाई दे रहा है एम है और एम फेज है, इसका मतलब हमारे पास में ये कौन सा है? विभाजन प्रावस्था। इसका मतलब आप डायग्राम को देखकर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से विभाजन प्रावस्था और अंतरावस्था में से मुख्य सबसे ज़्यादा बड़ी अवस्था का फॉर्म क्या होगा? मैक्सिमम स्पेस कहाँ दिखाई दे रहा है? अंतरावस्था में। तो जो बड़ी अवस्था होगी वो कौन सी अवस्था होने वाली है आपके पास में? अंतरावस्था। और छोटे फेज में दिखाई दे रही है वो कौन सी है? विभाजन अवस्था। अब इनमें जो समय काल का फॉर्म लिखता है वो कितना रहता है आपके पास में? 95%। यानी किसी भी कोशिका चक्र में मैक्सिमम जो चलने वाला वो कौन सा है? अंतरावस्था। अगर ये 95 का फॉर्म है तो इसका मतलब ये विभाजन का फॉर्म है। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में? 5% का फॉर्म टाइम ड्यूरेशन के लिए बात करें। ये जो हमारी अंतरावस्था है, इस अंतरावस्था में किसी भी कोशिका का जो विभाजन होता है तो उस विभाजन के लिए जो तैयारी की अवस्था है, जो प्रिपरेशन की अवस्था है, वो सारी की अवस्था कौन सी है? अंतरावस्था। और प्रिपरेशन की अवस्था है, इसीलिए इसको और क्या बोला जा सकता है हमारे पास में? ये है तैयारी की अवस्था। कौन सी अवस्था है हमारे पास में? तैयारी की, यानी कि प्रिपरेशन फेज है। और इसमें सबसे ज़्यादा कोशिकीय रूप कैसा होता है आपके पास में? सक्रिय होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उपापचय रूप से कोशिका का सक्रिय रूप जो दिखाई देता है वो कौन सा है? अंतरावस्था। लेकिन पूछा जाए कि कोशिका मुख्य रूप से विभाजित होती है, वो किस अवस्था में? विभाजन की अवस्था में। तो यहाँ पे क्या होता है? मुख्य रूप से विभाजन होता है। विभाजन होता है, इसका मतलब कोशिका एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं में बदल जाती है? 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। यदि मैं किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के रूप में भी देखूं तो उनमें जो गतिशील पार्ट दिखाई देते हैं तो वो गतिशील पार्ट हमेशा कहाँ दिखाई देंगे? विभाजन की अवस्था में। उनमें अलग अलग फेज होगी हमारे पास में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उन सभी में गुणसूत्र के फॉर्म होंगे। गुणसूत्र है मेनली ध्रुवों की तरफ गति करने के फॉर्म होंगे। वो सारे कहाँ होने वाले हैं? विभाजन की अवस्था में। और इतने सारे चेंजेबल आ रहे हैं, इसीलिए विभाजन की अवस्था को बोला जाता है नाटकीय अवस्था। क्या बोलेंगे यहाँ पे? नाटकीय अवस्था। लेकिन तैयारी की जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन का समय है वो क्या है? अंतरावस्था है। और प्रिपरेशन में लगने वाला समय काल भी क्या है? ज़्यादा है। अगर हम लोग भी एग्ज़ाम की जितनी तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो हमें समय लग रहा है वो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब तक वैकेंसी का फॉर्म है और उसके बाद में जब तक एग्ज़ाम आने वाला है,
तब तक वो सारा का सारा क्या है हमारे पास में अंतरावस्था है। लेकिन जो हमारा एग्जाम होता है वो तो 2 घंटे 3 घंटे में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो उसी टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पे क्या बोल दिया है, विभाजन की प्रावस्था है। इसका मतलब विभाजन की प्रावस्था तो छोटी है, मेनली टाइम ड्यूरेशन में कितना हो जाएगा 5% के लिए, और यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना होगा 95%। अब इनमें भी बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं कि मेनली अंतरावस्था में क्या क्या होने वाला है, तो उनके लिए हम लोग देखें कि अंतरावस्था में क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे पास में किससे रिलेटेड हो रही है। तो अगर उनको मैं चेक करूं तो ये हमारे पास में मेनली मोस्ट ऑफ पोर्शन जो येलो पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें G1, S और G2 का फॉर्म दिया गया है, ये सारा का सारा आपके पास में क्या है, अंतरावस्था है। और दूसरे फेज में जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज दे रखा है, और साथ में दे रखा है साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन, वो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में एम फेज। क्या होगा, एम फेज। एम फेज समझ गए क्या होगा, इसका मतलब विभाजन होगा कोशिका का, और उससे पहले तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सारा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे क्या होगा आपके पास में इंटरफेज होगा। क्या होगा, इंटरफेज होगा। इंटरफेज मतलब क्या हो गया आपके पास में अंतरावस्था, ठीक है। यानी कि G1, S, G2 ये सारे के सारे किस में आने वाले हैं आपके पास में अंतरावस्था में। अब अंतरावस्था में जो आपके पास में G1 है, S है, G2 है, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल आप अच्छे से याद रख सकते हैं। G1 में S करेगा G2, है ना, G1, S और G2 तीनों ही किस में आते हैं आपके पास में अंतरावस्था में। और मेनली M फेज है वो हमारे पास में क्या है, विभाजन अवस्था है। क्या है, विभाजन प्रावस्था या अवस्था का फॉर्म है हमारे पास में, जहाँ पे कोशिका मुख्य रूप से क्या होगी, विभाजित। अगर रियल डिवीजन होता है, वो रियल डिवीजन कहाँ होता है आपके पास में, विभाजन की अवस्था में, और एम फेज के लिए कह सकते हैं। अब ये हमारे पास में इंटरफेज है, वो इंटरफेज है क्या उसको देखें आप लोग। ये है हमारे पास में अंतरावस्था। तो अभी तक आप लोग जान चुके होंगे कि अंतरावस्था में क्या क्या चेंजेबल आते हैं। अंतरावस्था में हम कह सकते हैं ये हमारे पास में तैयारी की अवस्था है, इसमें लगने वाला समय काल है वो ज़्यादा है, ज़्यादा भी कितना 95% से भी ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम 95% है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अंतरावस्था में हमारे पास में 3 उप अवस्थाओं का फॉर्म दिखाई देता है, और जो 3 उप अवस्थाएँ हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी, G1 में S करेगा G2, क्लियर है, G1 में S करेगा G2, तीनों अवस्थाएं किसकी है, अंतरावस्था की। लेकिन हमें याद रखना है कि इस अंतरावस्था में मेनली बदलाव क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से परिवर्तन आने वाले हैं, कि सर G1 में क्या होने वाला है, S में क्या होने वाला है, G2 में क्या होने वाला है। अगर उनको देखें तो G1 अवस्था के अंतर्गत जो भी हमारे पास में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग है उनका मेनली प्रिपरेशन फॉर्म है वो भी किस में है, G1 में। अगर मैं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन की बात करूं, उन प्रोटीन का जो संश्लेषण होगा वो संश्लेषण कौन सी अवस्था में होने वाला है, यहाँ पे G1 अवस्था में। इसके अलावा अगर मैं RNA के लिए बात करूं तो RNA का फॉर्म भी बनने वाला है कहाँ पे, G1 के लिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे पास में G1 अवस्था है उसमें क्या होने वाला है, मेनली जो हमारे S अवस्था में होता है DNA का प्रतिकृतिकरण, यानी कि DNA की मात्रा डबल होती है, लेकिन डबल होने के लिए जो आवश्यक एंजाइम बनते हैं वो आवश्यक एंजाइम कहाँ बनते हैं, G1 अवस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यदि आपसे पूछा जाए कि DNA का प्रतिकृतिकरण यानी DNA का डुप्लीकेशन, DNA का द्विगुणन, DNA डबल होना है, वो कहाँ होगा आपके पास में, S प्रावस्था में। लेकिन डुप्लीकेशन, द्विगुणन, प्रतिकृतिकरण के लिए जो आवश्यक एंजाइम बनते हैं वो कहाँ बनने वाले हैं, G1 के लिए। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि मेनली प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या है, DNA की मात्रा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। प्रतिकृतिकरण हेतु आवश्यक एंजाइम, आवश्यक एंजाइम का बनना, वो आवश्यक एंजाइम कहाँ बनेंगे आपके पास में, G1 अवस्था में। लेकिन आवश्यक एंजाइम के साथ में S अवस्था में यहाँ पे क्या होने वाला है, DNA का प्रतिकृतिकरण होगा। प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या हो गया, आपके पास में DNA की मात्रा, DNA की
मात्रा है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, दुगुनी हो जाएगी। अगर डीएनए की बात करूं तो डीएनए का फुल नेम मैंने आपको बताया था, क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड है मतलब क्या है, अम्ल है, और अम्ल के साथ में जो सार के रूप में कार्य होगा वो यहाँ पे कौन होगा आपके पास में, हिस्टोन प्रोटीन। कौन होगा, हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, तो वो भी कहाँ होगा, एस अवस्था में। हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा यहाँ पे, संश्लेषण। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में कोशिकाएं का फॉर्म है जिसको कह रहा है तारक काय, तो तारक काय का भी डुप्लीकेशन यानी तारक काय भी जो डबल हो रहे हैं वो भी कहाँ हो रहे हैं, एस अवस्था में। तारक काय, तारक काय क्या हो रहे हैं आपके पास में, दुगुना, तो वो दुगुना कहाँ होगा, एस अवस्था में। लेकिन आप पूछेंगे सर तारक काय क्यों, बाकी वाले सारे कहाँ चले गए, तो बाकी वाले जितने भी कोशिकांग वो भी डबल होते हैं, लेकिन वो सारे डबल कहाँ होते हैं, G1 अवस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिकांगों का डबल होना किस अवस्था में होता है, G1 अवस्था में। डीएनए के प्रतिकृतिकरण हेतु आवश्यक एंजाइम कहाँ बनते हैं, तो मेनली G1 के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, अगर वो पूछता है प्रतिकृतिकरण कहाँ हो रहा है, एस अवस्था में, लेकिन आवश्यक एंजाइम कहाँ बन रहे हैं, तो G1 अवस्था में। इसके अलावा प्रोटीन है मेनली आरएनए का संश्लेषण, वो भी कहाँ हो रहा है, G1 अवस्था के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारी अवस्था है कौन सी, G2 अवस्था। और G2 की अवस्था के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटा सा फॉर्म है। कई बार हम गए भी होंगे पंजाब वगैरह, और पंजाब में आपने देखा होगा जहाँ पर जो भी आपके भाई है, ब्रदर है, उनको संबंधित क्या बोला जाता है, प्रा। बस आपको प्रा ही याद रखना है, प्रा से सारा काम हो जाए, PRA। क्या मतलब हुआ, P मीन्स क्या हो गया आपके पास में, प्रोटीन, R मीन्स क्या हो गया, RNA, और A मीन्स क्या हो गया आपके पास में, ATP। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके पास में। P मीन्स क्या है आपके पास में, प्रोटीन। और आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो प्रोटीन बनने वाला है उस प्रोटीन को बोला जाता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या होता है, ये क्या काम करता है। बेटा जी जब भी कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका का विभाजन होगा तो कोशिका के अंदर मेनली जो गुणसूत्र है वो मध्य रेखा पर उपस्थित होते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की तरफ। लेकिन ध्रुवों की तरफ जाने के लिए बीच में किसका निर्माण हो जाता है, तर्कु तंतु का निर्माण होता है। और वो जो तर्कु तंतु का निर्माण होता है तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है, तर्कु तंतु का क्या करता है, निर्माण। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, तर्कु तंतु के निर्माण हेतु मेनली 97% तो क्या यूज होता है, प्रोटीन यूज होता है, और 3% के फॉर्म में क्या यूज होने वाला है आपके पास में, आरएनए। क्लियर है। इसके अलावा आरएनए का संश्लेषण, आर मीन्स क्या होगा हमारे पास में, आरएनए का संश्लेषण। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ए मीन्स क्या हो गया आपके पास में, एटीपी संश्लेषण, यानी एटीपी का बनना वो मेनली किस में होता है, G2 अवस्था में। एटीपी का फुल नेम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको क्या बोला जाता है, मेनली कोशिकीय मुद्रा। क्या बोलेंगे, कोशिकीय, बोलो भाई, कोशिकीय मुद्रा। यानी कि मेनली कोशिका के लिए जो रुपए पैसे पूंजी है वो सारा का सारा क्या है, एटीपी है। और एटीपी का फॉर्मेशन मेनली कहाँ होता है आपके पास में, G2 अवस्था में। सर ये G2 अवस्था में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जी G2 अवस्था के बाद में ही अवस्था आने वाली है विभाजन की अवस्था, जिसको क्या बोलने वाला है, M अवस्था। और M अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ जाएंगे, और ध्रुवों की तरफ जाने के लिए तर्कु तंतु तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में एनर्जी, ऊर्जा का फॉर्म भी चाहिए। और वो ऊर्जा का फॉर्म कहाँ बनने वाला है आपके पास में, G2 अवस्था में। तो बहुत ईजी है। अंतरावस्था के कितने पोर्शन है, 3 पोर्शन है। कौन कौन से है, G1 में ऐश करेगा G2। तो G1 में क्या होने वाला है, तो जब भी हमारे पास में प्रोटीन आरएनए के लिए बात करें तो प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण कहाँ हो रहा है, G1 के लिए। प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण और भी हो रहा है, कहाँ पे, G2 के लिए। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के लिए, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहाँ होगा आपके पास में, G2 अवस्था में। इसके अलावा प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन, यानी डीएनए की मात्रा है वो सामान्य से क्या हो गई, डबल हो गई। अगर मैं कह दूं वो 2C है तो 2C है वो किस में चेंज हो जाएगा, 4C में। जैसे
2C है वो किस में बदल जाएगा 4C में, यानी कि डीएनए की मात्रा काउंट नंबर है वो क्या हो गया दुगुना हो गया। तो वो दुगुना किस में होता है एस में, लेकिन आवश्यक एंजाइम कहाँ बनते हैं G1 अवस्था के अंतर्गत बनते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिकांग है वो डबल कहाँ होते हैं तो G1 में, लेकिन तारक का पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो कहाँ होगा आपके पास में एस अवस्था के लिए। और इसके अलावा हमारे पास है PRA प्रोटीन, RNA और ATP, इन तीनों का संश्लेषित रूप दिखाई देता है वो कौन सी है G2 अवस्था। और इस G2 अवस्था के बाद में ये जो हमारे पास में अंतरावस्था, इसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम वृद्धि प्रावस्था। क्या बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेनली हमारे पास में जो वृद्धि प्रावस्था है, तैयारी की अवस्था है, प्रिपरेशन है, इसमें लगने वाला जो समय काल है वो भी कितना है ज़्यादा। अभी बताया था कितना था आपके पास में 95% के लिए होगा। और यहाँ पे जो भी कोशिकाएं होगी वो उपापचय रूप से सर्वाधिक सक्रिय होगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेनली कोशिकाएं किस अवस्था में उपापचय रूप से सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है, तो वो कौन सी अवस्था है आपके पास में अंतरावस्था। लिख सकता हूं मैं यहाँ पे सर्वाधिक रूप से सक्रिय कोशिका। क्लियर है। ठीक है, सर्वाधिक रूप से इसका मतलब उपापचय मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय है वो कौन सी अवस्था है अंतरावस्था। इस G2 अवस्था के बाद आने वाला जो फेज है वो कौन सा है वो हमारे पास में है M फेज। लेकिन इसको थोड़ा सा और पोर्शन में, क्योंकि कई बार G1, S और G2 के नाम भी बदल जाते हैं, तो उनको कैसे हम लोग लेके चलें वो देखें आपके पास में। क्योंकि हमारे पास में अलग अलग प्रावस्थाओं का फॉर्म दे रखा है। उन प्रावस्थाओं में अगर हम लोग देखें, यही था G1, S और G2 तीनों अवस्थाएं हैं। कौन सी फेज है इंटरफेज अंतरावस्था। यहाँ पे कौन सा है M फेज है। लेकिन याद रखना G1 अवस्था इसी को बोला जाता है प्रथम वृद्धि अवस्था। क्या बोलेंगे प्रथम वृद्धि अवस्था या बोल सकते हैं प्रावस्था। क्लियर है। इसके अलावा G1 को और भी बोला जा सकता है। आप देखो G1 के पीछे की तरफ देखें, G1 के पीछे की तरफ कौन सी अवस्था आ रही है M प्रावस्था। तो इसी को बोला जाता है पोस्ट M प्रावस्था, पोस्ट M प्रावस्था। इसके अलावा अगर G1 की मैं बात करूं तो G1 के बाद आने वाला क्या है S, तो इसको और भी बोला जा सकता है प्री S प्रावस्था, प्री S प्रावस्था। और इसके अलावा G1 का एक और नाम हो सकता है जिसे बोला जाएगा फर्स्ट गैप फेज। तो जरूरी नहीं है हमेशा G1 ही नाम लिखा हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेनली प्रतिकृतिकरण हेतु आवश्यक एंजाइम कहाँ बनते हैं और उसमें G1 नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन का फॉर्म और भी हो सकता है प्रथम वृद्धि प्रावस्था, पोस्ट M प्रावस्था। पोस्ट क्यों बोला क्योंकि G1 से पहले के लिए वो कौन है M है, आगे आने वाला कौन सा है S। तो पोस्ट M प्रावस्था या प्री S प्रावस्था या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट गैप फेज है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं G1 के। किसके नाम है बेटा जी G1 प्रावस्था। अब G1 प्रावस्था में होता क्या वो मैंने आपको बता दिया है। कौन सी प्रावस्था ये हमारे पास में G1 प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था है हमारे पास में क्या हो गया S प्रावस्था है। अगर मैं S प्रावस्था की बात करूं तो इसका नाम क्या हो सकता है। S से पहले बोलो क्या आ रहा है G1, तो G1 आ रहा है तो इसका एक दूसरा नाम हो गया कौन सा पोस्ट, बोलो पोस्ट G1 फेज। S के बाद क्या आने वाला है G2, तो इसी का क्या हो सकता है आपके पास में प्री G2 फेज। इसके अलावा हमारे पास में S है। S मीन्स क्या हो गया सिंथेसिस। सिंथेसिस को क्या बोलते हैं संश्लेषित, यानी क्योंकि डीएनए क्या हो रहा है डबल हो रहा है तो संश्लेषित, तो इसी को बोला जाता है संश्लेषित अवस्था। क्या बोलेंगे संश्लेषित प्रावस्था। अब बताओ अगला आपको बताना है कौन सी अवस्था है G2 अवस्था। अगर G2 की बात करो तो G2 से पहले कौन आ रहा है आपके पास में S आ रहा है, तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे बोलो पोस्ट S फेज। और इसके बाद क्या आने वाला है M, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्री M फेज।
और इसे क्या बोला था, प्रथम वृद्धि प्रावस्था। तो G2 है तो ये क्या होगा आपके पास में, द्वितीय वृद्धि प्रावस्था। और यहाँ पे आपने लिखा था फर्स्ट गैप फेज G1 को, तो G2 को क्या बोल देंगे, सेकेंड गैप फेज। फेज मीन्स क्या हो गया, प्रावस्था। इन तीनों प्रावस्थाओं के बाद में आने वाली प्रावस्था वो कौन सी है, एम फेज है। एम फेज मतलब डिवीजन फेज है, विभाजन की प्रावस्था है। और अगर मैं किसी भी कोशिका के फॉर्म में बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास में कोई कोशिका है, ये रही कोशिका, और कोशिका में यहाँ पे क्या होगा, केंद्र। अगर मुझे इस एक कोशिका से दो कोशिका यानी इस कोशिका को विभाजित करना है, तो विभाजन करने के लिए हमारे पास में दो फॉर्म होंगे। इसका मतलब मुझे पहले विभाजन करना पड़ेगा किसको, केंद्र को, और उसके बाद में विभाजित करना पड़ेगा किसको, कोशिका द्रव्य को। दो चीजें होगी, यानी कि हमारे पास में विभाजन की अवस्था कौन सी, एम प्रावस्था। और उस एम प्रावस्था में भी अगर मैं बात करूं तो दो विभाजन हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। पहले विभाजन किसका होने वाला है, केंद्र का, और उसके बाद में किसका होने वाला है, कोशिका द्रव्य का। अगर केंद्र का विभाजन होने वाला है तो केंद्र का विभाजन इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि केंद्र को हम क्या लोग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल है, यानी पूरी कोशिका को नियंत्रित करने वाला वो कौन है, केंद्रक है। और उस केंद्रक को इतनी आसानी से आप दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए केंद्रक के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे चार अवस्थाएं और बना रखी है। कितनी अवस्थाएं बेटा जी, चार। और चार अवस्था किसमें है, केंद्रक में। कौन कौन सी आपके पास में, मेनली पी मत, क्या है, पी मत। पी मत का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, पी का मतलब हो गया प्रोफेज, एम मीन्स क्या हो गया आपके पास में, मेटाफेज, ए मीन्स क्या हो गया आपके पास में, एनाफेज, और टी मीन्स क्या हो गया आपके पास में, टीलोफेज। ये तो चारों अवस्थाओं के अंतर्गत मेनली क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। और जो केंद्रक का विभाजन होता है उस केंद्रक के विभाजन को क्या बोल दिया जाता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस। वर्ड याद रखना है, केंद्रक के विभाजन को क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। उसी प्रकार कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होगा उसको बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास में एम प्रावस्था है, विभाजन की प्रावस्था है, उनमें दो विभाजन हो रहा है, एक तो केंद्र का विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसका मतलब एक होगा कैरियोकाइनेसिस और एक होगा साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस की भी मेनली कितनी अवस्थाओं का फॉर्म है, चार। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है। तो इसी पोर्शन को हम लोग देख रहे थे हमारे पास में, तो मेनली रहेगा क्या, देखो इधर G1 S G2, उसके बाद में क्या आने वाला है, एम प्रावस्था। तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बताओ अगर इन चारों अवस्था की बात हो रही है, इसका मतलब किसका विभाजन हो रहा होगा, बोलो, यस, केंद्रक का विभाजन। और केंद्रक के विभाजन के बाद देखो क्या लिखा है, साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। यानी केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन दोनों को ही शामिल किया गया है, किसमें, एम प्रावस्था में, विभाजन की प्रावस्था में शामिल किया गया है। कैसे, और देखें आप लोग एक बार इधर, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है सेल साइकिल के लिए। और सेल साइकिल कोशिका चक्र में देखें तो कोशिका चक्र में हमारे पास है दो पोर्शन ही, एक तो है अंतरावस्था और दूसरा कौन सा है, एम प्रावस्था। अंतरावस्था है तो देखें आपके पास में क्या है, G1 S G2। और अगला पोर्शन कौन सा है आपके पास में, एम फेज। एम फेज में देखो क्या लिखा है, मेनली माइटोसिस से समसूत्री विभाजन भी होगा, और उसके बाद में कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फॉर्म भी होते हैं। तो दोनों के लिए बात करेंगे, न्यूक्लियस डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन है, इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास में, केंद्रक विभाजन। और साइटोकाइनेसिस है, क्या मतलब हुआ साइटोकाइनेसिस है, इसका मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन, यही है। अब बाकी सारे इजी है, आप डायग्रामेटिक देख सकते हैं कि हमारे पास में एम फेज का स्पेस बिल्कुल छोटा सा है, और मोस्ट ऑफ स्पेस जो खाली दे रखा है वो कौन सा है, इंटरफेज। इंटरफेज को क्या बोला था बेटा, यहाँ पे अंतरा अवस्था।
ठीक है। और अंतरावस्था में भी कौन कौन सी है, G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है तो आंसर क्या चला जाएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होने वाला है, G2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण या डीएनए की मात्रा दुगुनी कहाँ होती है, आंसर क्या चला जाएगा, S प्रावस्था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेनली हमारे पास में एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर कहाँ चला जाएगा, G2 के लिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, वर्ड क्या आया, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन किसके साथ में अटैच है, डीएनए के साथ, और डीएनए किससे संबंधित है, एस प्रावस्था। तो हिस्टोन प्रोटीन के लिए आंसर भी क्या चला जाएगा, एस प्रावस्था। आपसे पूछ लिया जाए कि मेनली तारक काय का डुप्लीकेशन द्विगुणन होता है कहाँ पे, एस प्रावस्था में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेनली हमारे पास है प्रोटीन का फॉर्म है या आरएनए का फॉर्म है या विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग है वो डबल हो जाते हैं, वो किस अवस्था में हो जाते हैं आपके पास में, जीवन प्रावस्था में। ये अगर पूछ लिया जाए कि डीएनए के प्रतिकृतिकरण हेतु आवश्यक एंजाइम कहाँ बनते हैं, तो आवश्यक क्या हो जाएगा आपके पास में, जीवन। अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, यदि पूछ लिया जाए कि मेनली हमारे पास में प्रतिकृतिकरण की अवस्था और कोशिका विभाजन की अवस्था के बीच की अवस्था कौन सी है, क्या पूछा, प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण कहाँ हो रहा है, एस अवस्था में। विभाजन की अवस्था कौन सी है, एम। इनके बीच की अवस्था कौन सी है, G2 अवस्था। कौन सी अवस्था है आपके पास में, G2 अवस्था। तो इनको इस फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। तो बहुत छोटा छोटा सा पोर्शन है, हम लोग अभी बात करेंगे क्या क्या अभी हमने पढ़ा है कि मेनली हमारे पास में क्या है, सेल साइकिल, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में क्या होने वाला है, कोशिका के जीवन काल में जितनी भी घटनाएं संपन्न होने वाली वो सारी की सारी किस में आने वाली है, कोशिका चक्र। क्या सभी कोशिकाओं के लिए कोशिका चक्र का समय काल समान होगा, नहीं होगा, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग। 3 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से, अगर मानव सेल है तो समय काल कितना होगा, 24 घंटे का। अगर ई कोलाई है तो 20 मिनट का, और ईस्ट का होगा वो कितने होगा, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा, वो भी एक कोशिका, कौन सी, सैक्रोमाइसिस के लिए। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका चक्र है क्या, तो हमें पता है कि कोशिका चक्र में कोशिका की सामान्यतः वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद कोशिकाएं परिपक्व होगी, और परिपक्व के बाद में उनका विभाजन होगा और उनके द्वारा क्या बनेगी, पुत्री कोशिकाएं। यानी कोशिका चक्र के 2 पोर्शन ही आ रहे, एक तो हो गया अंतरावस्था और दूसरा हमारे पास में कौन सा हो गया, एम प्रावस्था, यानी विभाजन की प्रावस्था हो गई। अगर अंतरावस्था की बात करूं तो अंतरावस्था के 3 उप प्रावस्थाएं कौन कौन सी, जीवन में एस करेगा, G2, जीवन, एस और G2। जीवन में क्या क्या होने वाला है आपके पास में, विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं हैं, वो डबल है, आरएनए है, प्रोटीन है, उनका भी संश्लेषण होगा, और साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार के प्रतिकृतिकरण हेतु आवश्यक एंजाइम बनना शुरू होंगे, वो कहाँ होंगे, जीवन में। एस अवस्था, एस अवस्था को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस फेज, यानी कि संश्लेषित अवस्था, और यहाँ पे डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, डबल होगी। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एस अवस्था में डीएनए की मात्रा डबल होती है लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं होती है, याद रखना है। जब भी डीएनए की मात्रा डबल बोल रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी अवस्था, एस। लेकिन एस अवस्था में डीएनए के साथ साथ गुणसूत्रों की मात्रा है वो डबल नहीं होगी। इसके अलावा अगर हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन आता है तब भी आंसर क्या जाने वाला है, एस प्रावस्था। और तीसरे फॉर्म में G2 अवस्था में क्या होने वाला है, PRA, प्रा, याद कराया था, प्रोटीन, आरएनए और एटीपी का संश्लेषण होगा। और एटीपी क्या है, कोशिकीय मुद्रा, फुल नेम क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे चेक करें G2 अवस्था में बनने वाली प्रोटीन कौन सी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करते हैं, बोलो, तर्कु तंतु के निर्माण में सहायक। और तर्कु तंतु कहाँ बनते हैं, कि जब भी हमारे पास में कोशिका के मिड प्लेट पे कौन उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र, और कहाँ की तरफ गति करते हैं, ध्रुवों की तरफ। जब ध्रुवों की तरफ गति करेंगे तो उनके मध्य में क्या बन जाएंगे, तर्कु तंतु। और तर्कु तंतु के निर्माण के लिए बताओ ट्यूबुलिन प्रोटीन का परसेंटेज रेशियो कितना होगा, 97, और 3% के फॉर्म में कौन होगा, आरएनए होगा। इसके अलावा अगर मैं एम फेज की बात करूं, मुख्य विभाजन की अवस्था, इसी को क्या बोलते हैं, नाटक की अवस्था, और समय काल इनका क्या होगा, कम, कितना, 5% या 5% से भी कम होगा। और इनमें 2 चीजें आने वाली है, एक केंद्र का विभाजन और दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्र का विभाजन अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर कितनी अवस्थाएं, 4। कौन सी, पी मत, प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों अवस्थाओं में केंद्रक एक से कितने बन जाएंगे? 2। और इसके अलावा जब अपन बात करेंगे किसके लिए? कोशिका द्रव्य विभाजन, तो क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के लिए जब भी अपन बात करेंगे तो कोशिका द्रव्य का क्या हो जाएगा? विभाजन। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया और केंद्र का विभाजन हो गया तो सेम सेल का स्ट्रक्चर हमारे पास में आ जाएगा, सेल के 2 फॉर्म बनना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? ये है बेटा जी 100% है, मेनली क्वेश्चन आता ही आता है सेल साइकिल से। आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए सेल साइकिल किस फेज में क्या क्या होने वाला है। क्लियर है? ओके, चलें, थैंक यू।